हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, कितने चेक पॉइंट्स सेल साइकिल में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन होती है, चेक पॉइंट का बेसिक यूजेस क्या है, सब कुछ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट नाम से ही समझ में आ रहा है, चेक पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पर चेकिंग होती हो, जनरली वो पॉइंट्स जहाँ पर चेकिंग होती हो। लेकिन ये चेक पॉइंट हम सेल साइकिल के केस में पढ़ रहे हैं, तो सेल साइकिल में सेल की किन किन फेजेस में चेकिंग होती है और उस चेकिंग का बेस क्या होगा। बेसिकली सेल साइकिल के हमने अलग अलग फेजेस देखी थी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। कितनी फेजेस देखी थी? G1, S, G2 और M फेज। अलग अलग सेल साइकिल की फेजेस होती हैं। सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस, सेल साइकिल को अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी फेजेस होंगी? ये आपका सेल साइकिल, सेल साइकिल के दो पार्ट में, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज की फिर बेसिक डिफरेंसेस, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। ये है M फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 और M के बीच में हमको पता है एक G0 फेज होती है। ये कौन सी होती है? G0 फेज, या जिसे रेस्टिंग फेज कहा जाता है। सेल हमेशा सिक्वेंशियल ऑर्डर में मूव करती है। G1 से S में जाएगी, S से G2 में जाएगी, G2 से M में जाएगी। यही सेल का ऑर्डर होता है। अब सेल के इस ऑर्डर में सेल में कहाँ कहाँ चेक पॉइंट्स होते हैं और चेक पॉइंट का बेसिकली रोल क्या है, क्यों चेक पॉइंट्स रखते हैं सेल। चेक पॉइंट का रोल है सेल की चेकिंग करना, मतलब सेल में प्रॉपर न्यूट्रिएंट बेस क्या होगा चेक पॉइंट्स का, सेल के पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, सेल में ग्रोथ फैक्टर्स की सिंथेसिस हुई है या नहीं, सेल का डीएनए एप्लीकेशन प्रॉपरली चल रहा है या नहीं, सेल का डीएनए कहीं डैमेज तो नहीं है, या सेल में कोई म्यूटेशन तो नहीं है। अलग अलग फेजेस पे अलग अलग चेक पॉइंट्स होंगे और सबकी टाइमिंग्स अलग अलग होगी। सपोज एक चेक पॉइंट से यदि सेल क्रॉस हो चुकी है तो उस पर हो सकता है फिर म्यूटेशन आ गया तो दूसरा चेक पॉइंट फिर है। यदि उसमें अभी भी कोई आपका रिपेयर मैकेनिज्म नहीं वर्क कर पा रहा है तो थर्ड चेक पॉइंट पे जाके सेल अरेस्ट हो जाएगी। मतलब सेल को कहीं ना कहीं तो आप ब्लॉक कर दोगे उसके डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट्स से निकाल के। यदि सेल में सब कुछ नॉर्मल है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नॉर्मल है, ग्रोथ फैक्टर्स नॉर्मल है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो चुकी है, डीएनए उसका नॉर्मल कंडीशन में है, कोई म्यूटेशन नहीं है, तो सेल उसको सेल साइकिल में मूव होने देगी और एक सेल से दो रेप्लिकेट सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चेक पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? हम जानते हैं कि यदि सपोज सेल में कोई भी डीएनए डैमेज हुआ, यदि सेल में कोई भी डीएनए डैमेज हुआ या सेल में कोई भी म्यूटेशन की कंडीशन हुई है तो आपको किसी पॉइंट पे आके सेल को अरेस्ट करना होगा। यदि अरेस्ट नहीं हुई होगी सेल तो आने वाली डॉटर सेल में भी क्या होगा, वही म्यूटेशन ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब उसकी डॉटर सेल में भी म्यूटेशन, उससे आने वाली डॉटर सेल में भी म्यूटेशन, यही ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, चलता जाएगा। मतलब चेक पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले चेक पॉइंट्स सेल की चेकिंग के लिए बेस क्या होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चेक पॉइंट्स की लोकेशन क्या होगी? सेल साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन होगी वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट चेक पॉइंट होता है G1S ट्रांजिशन फेज में। फर्स्ट चेक पॉइंट कहाँ होता है? हमने देखा था G1 फेज, ये होती है आपकी G1S ट्रांजिशन फेज। ये क्या है? बेसिकली आपकी G1S ट्रांजिशन फेज। ये हमारी G1S ट्रांजिशन फेज। तो फर्स्ट चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है G1S ट्रांजिशन फेज पे। G1S ट्रांजिशन फेज पे फर्स्ट चेक पॉइंट प्रेजेंट होगा आपका। सेकंड चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है G2M फेज पे, G2M फेज पे। और थर्ड चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है आपका मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन फेज, या कह सकते हैं स्पिंडल चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, या माइटोटिक चेक पॉइंट, या एम फेज चेक पॉइंट। माइटोटिक चेक पॉइंट, माइटोटिक चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। मतलब अलग अलग चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। कहाँ कहाँ चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे? जनरली एक इंट्रा एस चेक पॉइंट भी होता है जो आपके G1S ट्रांजिशन के बाद हम पढ़ते हैं इंट्रा एस चेक पॉइंट, बट बेसिकली 3 चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से चेक पॉइंट होंगे? G1S ट्रांजिशन फेज का चेक पॉइंट, G2M मतलब यहाँ से G1 से S में एंटर कर रही है सेल, ये
तो इस फेज पे एक चेक पॉइंट प्रेजेंट होगा, ये आपका चेक पॉइंट है। सेल जब G1 से S में जाने लगेगी तो पहले यहाँ पर चेकिंग होगी सेल की। जैसे ही सेल G1 से S में आई, G2 में एंटर कर गई, नेक्स्ट स्टेज में G2 to M चेक पॉइंट होगा। ये वाला चेक पॉइंट आपका G2 to M चेक पॉइंट होगा। अब स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट या माइटोटिक चेक पॉइंट होता है मेटाफेज टू एनाफेज के बीच में। किस में होता है ये? बेसिकली मेटाफेज टू एनाफेज के बीच में, मेटाफेज टू एनाफेज। जब सेल मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांसफर होती है तब उसके बीच में प्रेजेंट होता है माइटोटिक चेक पॉइंट या स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। कहाँ पर? क्योंकि हम जानते हैं एम फेज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मतलब ये कैरियोकाइनेसिस की स्टेप्स हो गई आपकी, और ये क्या हो जाएगा आपका? साइटोकाइनेसिस। फर्स्टली क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को डिफरेंट स्टेप्स में कौन कौन सी स्टेप्स हो जाएगी आपकी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये मेटाफेज और एनाफेज के बीच में, ये प्रोफेज है आपकी, ये मेटाफेज, ये एनाफेज, ये टीलोफेज। मेटाफेज टू एनाफेज के बीच में इस पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे आपका चेक पॉइंट्स, जो ये चेक करेगा कि जो प्रॉपर क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हैं या नहीं है। यदि अटैचमेंट प्रॉपरली नहीं है तो सेल को वहीं अरेस्ट कर दिया जाता है, सेल को वहीं पे रोक दिया जाता है। सब चेक पॉइंट की अपनी एक प्रोटीन्स होगी, अपना एक फंक्शन होगा, अपना एक टाइमिंग होगा। हर एक चेक पॉइंट्स के अलग अलग रोल्स हैं। कौन सा चेक पॉइंट क्या रोल प्ले करेगा वो ही हम देखेंगे। सबसे पहले G1S ट्रांजिशन फेज का चेक पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं G1S ट्रांजिशन फेज का चेक पॉइंट। G1S ट्रांजिशन फेज का चेक पॉइंट है, सबसे पहले देखेगा कि सेल का साइज प्रॉपर है या नहीं है। सेल के साइज प्रॉपर है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? सेल का साइज प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, सेल का साइज प्रॉपर है। नेक्स्ट क्या? सेल में न्यूट्रिएंट है। सेकंड, न्यूट्रिएंट कंटेंट देखेगा उसमें कि सेल में न्यूट्रिएंट लेवल प्रॉपर है या नहीं है, न्यूट्रिशन सेल को मिल रहा है या नहीं है, वो भी कौन चेक करेगा? G1S चेक पॉइंट। थर्ड कंडीशन, G1S चेक पॉइंट क्या चेक करेगा सेल के अंदर कि सेल में रेप्लिकेशन, क्योंकि अब G1 से सेल किस में एंटर कर रही है? सिंथेसिस फेज में। तो सिंथेसिस फेज के लिए जो भी रेप्लिकेशन के लिए जरूरी एंजाइम थे वो इसमें सिंथेसाइज हुए हैं या नहीं। G1 फेज में नेसेसरी एंजाइम और प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है या नहीं। एंजाइम और प्रोटीन को चेक करेगा कि एंजाइम और प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है या नहीं। किसमें? G1S ट्रांजिशन चेक पॉइंट चेक करेगा। क्यों? क्योंकि अब सेल इंटर कर रही है सिंथेसिस फेज में, और हमने देखा था सेल साइकिल के फेजेस में कि G1 फेज में ही सिंथेसिस फेज के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए जो भी नेसेसरी एंजाइम से प्रोटीन है कहाँ सिंथेसाइज हो जाते हैं? G1 फेज में। तो ट्रांजिशन फेज क्या चेक करेगी कि उसमें प्रॉपर एंजाइम या प्रोटीन है या नहीं, न्यूट्रिएंट लेवल सेल का सही है या नहीं, उसमें साइज सेल का प्रॉपर है या नहीं, सेल के ग्रोथ फैक्टर्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए डैमेज तो नहीं है सेल का। डीएनए डैमेज तो नहीं है। यदि सेल का डीएनए डैमेज है तो फर्स्ट कंडीशन में सेल क्या करती है? यदि सपोज इस सेल का डीएनए डैमेज है तो उसे सेल भेज देती है G0 स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज पे। कहाँ भेज देगी? सेल ट्रांसफर कर देगी उस सेल को G0 फेज में ट्रांसफर कर देगी कि रेस्ट करो, इसके डीएनए को रिपेयर करें। यदि उस सेल का डीएनए रिपेयर हो जाता है रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू, हमारा रिपेयर मैकेनिज्म सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है। मोलिकुलर बायोलॉजी में हम डीएनए रिपेयर के मेथड्स देखेंगे। अलग अलग टाइप के डीएनए रिपेयर सिस्टम होता है, बेस एक्सेशन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन क्या होता है, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बेसिक ध्यान रखिए, यदि सपोज डीएनए का डैमेज है, डीएनए में डैमेज है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज, डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज, सेल सब चेक करती है। डीएनए डैमेज है सेल का तो उसे G0 फेज में भेज देती है। जैसे ही सेल को G0 फेज में भेजा जाता है, या तो सेल उसको रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू रिपेयर करा दे, यदि वो रिपेयर नहीं हो सकता है तो उस सेल को कहाँ भेज दिया जाता है? अपोप्टोसिस में। उस सेल की क्या करा दो आप? अपोप्टोसिस करा दो, सेल की लाइसिस करा दो। कहाँ पे? G0 फेज के बाद। पहले तो हमारा सिस्टम पूरी कोशिश करेगा कि उस सेल के डीएनए को रिपेयर कर दिया जाए हमारे रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू, बट वो सेल का डीएनए रिपेयर नहीं हो पा रहा है, अब रिपेयर मैकेनिज्म नहीं चल पा रहा है, तो अब सेल क्या करेगी? उस सेल की अपोप्टोसिस करा देगी, लाइसिस करा देगी। ठीक है, ये था G1 फेज का, डीएनए डैमेज हो गया। अब G1S ट्रांजिशन फेज में या G1S चेक पॉइंट पे, ये क्या है हमारे यहाँ पर ट्रांजिशन फेज के चेक पॉइंट, इस चेक पॉइंट में कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है और कैसे चेक करेगी? ठीक है, G1S ट्रांजिशन फेज फर्स्ट है हमारा। G1S ट्रांजिशन फेज कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है? बहुत ही डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आती है आपकी PRB, E2F,
elongation factor 2, P53, P21, बेसिकली MDM2, सब कुछ इजीली याद हो जाएगा। कोई भी आपको ऐसे मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली समझिए। जैसे ही हम G1S ट्रांजिशन फेज का चेक पॉइंट का पूरा पाथवे पढ़ेंगे, आपको हर एक स्टेप्स इजीली क्लियर हो जाएगी। MDM2, ATR, ATM, ये बेसिकली G1S ट्रांजिशन फेज के चेक पॉइंट की प्रोटीन्स है कि ATM क्या होगा, ATR क्या होगा, P53 कैसे एक्टिवेट होगी, P21 क्या होंगे, MDM2 क्या होंगे, सब कुछ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये बेसिक प्रोटीन है जो G1S ट्रांजिशन फेज में रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं G2M। G1S ट्रांजिशन फेज से सेल आ गई, कैसे मैकेनिज्म पड़ेगी, पूरा वीडियो आपको अपलोडेड होगा G1S ट्रांजिशन फेज की मैकेनिज्म का। अभी हम केवल चेक पॉइंट का बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं, सेल में कितने चेक पॉइंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। अपकमिंग वीडियो बेस्ड होगा G1S ट्रांजिशन फेज के डिटेल डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो G1S ट्रांजिशन फेज से सेल कहाँ से आ गई है, G1 से S फेज में एंटर कर गई है। S फेज में डीएनए की सिंथेसिस हुई। अब डीएनए के सिंथेसिस होने के बाद सेल कहाँ पर एंटर कर गई, G2 फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए डुप्लीकेशन हुआ, एक सेल से एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। अब सेल एंटर कर चुके हैं G2 फेज में। अब G2 के पास भी, G2 में भी उसने क्या, G2 में हम देखते हैं सेल किसके लिए होती है, प्रिपरेटरी फेज ऑफ M फेज की वो प्रिपरेशन करती है। अब G2M ट्रांजिशन फेज में क्या होगा, या G2M चेक पॉइंट पर क्या होगा, ये G2M चेक पॉइंट है आपका। G2M चेक पॉइंट्स पे होगा क्या, G2M चेक पॉइंट, डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर हुआ या नहीं, मतलब कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन हुआ या नहीं। सेल ने डीएनए तो रेप्लिकेट हो गया, पर वो जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है उसमें कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ऐसा तो नहीं कि हाफ डीएनए रेप्लिकेट हुआ है और उसमें डीएनए रेप्लिकेशन की प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं चली। तो वो चेक करेगा आपका G2M चेक पॉइंट कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपरली है या नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपरली हुआ या नहीं, कौन चेक करेगा, G2M चेक पॉइंट। सेकंड, G2M चेक पॉइंट क्या करता है, हमने देखा था कि M फेज में या माइटोटिक फेज में जितनी भी नेसेसरी प्रोटीन और एंजाइम्स हैं उसकी सिंथेसिस कौन करता है, G2। यही हमारी ग्रोथ फेज है G1 और G2 जो मेनली प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। G2 किसके लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, M फेज के लिए, और G1 किसके लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, S फेज के लिए। तो G2 भी क्या करेगा, प्रोटीन, G2M चेक पॉइंट चेक करेगा कि M फेज में जो जरूरी एंजाइम्स या प्रोटीन थे वो G2 ने सिंथेसाइज किए या नहीं। तो प्रोटीन की सिंथेसिस और एंजाइम सिंथेसिस चेक करेगा, प्रोटीन और एंजाइम्स का फॉर्मेशन या उसका प्रोडक्शन हुआ या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या था, डीएनए में सपोज कोई म्यूटेशन आ गया है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, डीएनए में कोई म्यूटेशन आ गया है, डीएनए डैमेज हो गया है। रेप्लिकेशन के बाद यदि डीएनए में डैमेज हो जाएगा तो डीएनए डैमेज की कंडीशन में फिर कौन चेक करेगा, G2M चेक पॉइंट पे चेक होगा कि यदि अभी भी डीएनए में डैमेज है तो सेल को यहीं पे अरेस्ट कर दो, आगे मत जाने दो। यदि सेल में डीएनए डैमेज नहीं है तो ही सेल आगे मूव करेगी। तो G2M चेक पॉइंट भी क्या चेक करेगा कि डीएनए जो रेप्लिकेटेड डीएनए है वो तो प्रॉपर सिंथेसाइज हुआ है, उसमें तो किसी प्रकार का म्यूटेशन नहीं है, यदि म्यूटेशन है तो उसे यहीं पर रोक दिया जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली थी G2M चेक पॉइंट पर भी आपकी कौन सी, बेसिकली ATM, ATR ATM, ATR प्रोटीन कौन कौन से इन्वॉल्व होगी, वही ATM, ATR, CHK1, CHK2, ATM, ATR, CHK1, CHK1, CHK2, ये बेसिक प्रोटीन इन्वॉल्व होगी, क्योंकि क्या चेक करेगी कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, कैसे वर्क कर रहा है सब। ये था G2M चेक पॉइंट। अब बात करते हैं हम मेटाफेज की, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट या माइटोटिक चेक पॉइंट, M फेज के चेक पॉइंट की बात करते हैं। M फेज का चेक पॉइंट या स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। अब स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट क्या करेंगे, थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड आपका बेसिकली चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स में क्या होता है, हमारे दोनों क्रोमोसोम्स किससे अटैच्ड होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स से। ये हमारे दोनों क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होते हैं दोनों डायरेक्शन में। ये आपके फर्स्ट पोल और आपका सेकंड पोल, दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स, ये आपका काइनेटोकोर वाला पोर्शन और ये स्पिंडल फाइबर
यदि प्रॉपर अटैचमेंट है और दोनों साइड पोल्स पे जो चार्जेस है वो प्रॉपर है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। यही चेक करता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट कि मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं। हम देखते हैं कि मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट कैसा होता है, इक्वेटर पे होता है। प्रॉपरली क्रोमोसोम्स कहाँ अरेंज होते हैं, इक्वेटर पे अरेंज होते हैं। सारे क्रोमोसोम्स कहाँ अरेंज होंगे, इक्वेटर पे। और एनाफेज स्टेज में धीरे धीरे क्रोमोसोम्स कहाँ मूव करने लगते हैं, पोल्स की डायरेक्शन में। तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट ये चेक करता है कि क्रोमोसोम्स का स्पिंडल फाइबर से अटैचमेंट प्रॉपर है या नहीं, स्पिंडल अटैचमेंट प्रॉपर है या नहीं, स्पिंडल अटैचमेंट प्रॉपर है या नहीं। यदि स्पिंडल अटैचमेंट प्रॉपर है, ठीक है, यदि स्पिंडल अटैचमेंट प्रॉपर है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे प्रोडक्शन में एंजाइम्स, प्रोटीन जो रिक्वायर्ड है वो सब प्रेजेंट है, अपोजिट पोल पे उसका जो बेसिकली मूवमेंट्स है वो प्रॉपर है, अपोजिट पोल के साइड वो प्रॉपरली मूव कर सकता है, तो अब सेल कहाँ जाएगी, इस चेक पॉइंट को क्रॉस करके मेटाफेज टू एनाफेज में ट्रांसफर होगी। बट इसकी भी बहुत सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होगी इसमें। मेरा लास्ट वीडियो बेस्ड था एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, मेटाफेज से एनाफेज में जाते हैं तो एपीसी क्या रोल प्ले करते हैं, आप वो वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होगी, मेटाफेज से एनाफेज में जाना है तो बेसिकली एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस तो इन्वॉल्व होंगे ही, एपीसी या साइक्लोसोम्स, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स साइक्लोसोम्स होंगे। मैट टू इन्वॉल्व होगी, BUB3 प्रोटीन, BUB-R1 प्रोटीन, बेसिकली ये एमसीसी कॉम्प्लेक्स सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक स्टेप हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिकली ध्यान रखिए कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट या एम फेज चेक पॉइंट क्या चेक पॉइंट होता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि मेटाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट प्रॉपर था या नहीं, सारे क्रोमोसोम्स एक इक्वेटर पे अरेंज थे या नहीं। यदि सेल के इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम्स अरेंज थे, स्पिंडल से उनका अटैचमेंट प्रॉपरली था, तो अब कहाँ मूव करेंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट पोल की साइड मूव करेंगे। ठीक है, ये अपोजिट पोल के साइड मूव करेंगे तो उस मूवमेंट के लिए चेक पॉइंट ने चेक कर लिया कि हाँ प्रॉपर अटैचमेंट था, प्रोटीन की सिंथेसिस थी वो प्रॉपर हो चुकी है, इसको यहाँ से मूव किया जाए। तो अब इस मूवमेंट में कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होगी, एपीसी, मैट, BUB3, BUB-R1, एमसीसी, और भी हम देखेंगे डिटेल जब पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रोटीन और इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये था आपका बेसिकली चेक पॉइंट वाला पार्ट कि चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, उनकी क्या रोल है। अब एक बात और ध्यान रखिए, यदि हमने सपोज किसी डीएनए में डैमेज है, या चेक पॉइंट ने ये फेस किया कि नहीं ये सेल प्रॉपर नहीं है और इसका हमें आगे नहीं जाने देना है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। सेल ने ये आइडेंटिफाइड किया कि ये सेल प्रॉपर नहीं है, उसमें हो सकता है न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो सकता है प्रोटीन का डिप्लीशन हो सकता है उसका डीएनए डैमेज हो सकता है वो बेसिक इन्वायरमेंटल कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है सेल, तो हमें सेल को उसी चेक पॉइंट पर अरेस्ट करना है, मतलब सेल को उसी फेज में अरेस्ट करना है। अरेस्ट कैसे होगी, सबसे बेसिकली ध्यान रखिए, उस फेज के साइक्लिन सीडीके को या तो ब्लॉक करा दो, साइक्लिन सीडीके किसी भी फेज को एक्टिवेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस फेज के साइक्लिन और सीडीके, या तो आप उसके साइक्लिन और सीडीके को क्या कर दो, डिग्रेड करा दो, उनका क्या हो जाए, डिग्रेडेशन हो जाए साइक्लिन और सीडीके का। यदि डिग्रेडेशन हो जाएगा तो ठीक है, डिग्रेड हो गए तो उस फेज को एक्टिवेट ही नहीं कर पाएंगे, सीडीके इनएक्टिव हो जाएंगे, तो अब क्या है उस फेज में कुछ भी सिंथेसिस या जो भी फंक्शन परफॉर्म करा वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अरेस्ट होने की कंडीशन में उस फेज के साइक्लिन सीडीको को क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड करा दिया जाता है या उसके सिंथेसिस को ब्लॉक करा दिया जाता है। कैसे ब्लॉक करेंगे वो सब हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हमने सीडीके साइक्लिन पढ़ा था, तब पढ़ा था हर फेज का अपना सीडीके साइक्लिन होगा, यदि G1 है तो उसका अपना है, G1S ट्रांजिशन फेज का अलग है, S फेज का अलग है, M फेज का अलग है, कौन कब वर्क करेगा, कैसे एक्टिवेट होगा, ये मेरे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया है। जिन्होंने भी सीडीके और साइक्लिंग का बेसिक वीडियो नहीं देखा वो प्लीज़ पहले सीडीके और साइक्लिंग का बेसिक वीडियो स्टडी कीजिए, क्योंकि उसी पे आगे आप चेक पॉइंट की डिटेल समझ पाएंगे, क्योंकि आगे हम एक एक चेक पॉइंट की डिटेल स्टडी करेंगे कि यदि G1 फेज का चेक पॉइंट है तो कैसे मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा, यदि G2M का चेक पॉइंट है तो वो कैसे परफॉर्म करेगा, और यदि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है तो कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा। होपफुली ये बेसिक वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारा अपकमिंग वीडियो बेस्ड होगा फर्स्ट G1S ट्रांजिशन फेज के चेक पॉइंट पे।
यदि ये वीडियो आपके स्टडी में हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।